Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the collision theory for the unimolecular reactions, that is the Lindeman's hypothesis. In general, it is the limitation of the simple collision theory that it is applicable for the bimolecular reactions, whether the molecules are same, that is, for example, one molecule is A, other one is also A, means the molecules are same, or the molecules are different, one is the A molecule, other one is the B molecule. That is the different aspect, but in general the simple collision theory is applicable for the bimolecular reactions. The simple collision theory is applicable for the unimolecular reactions only on the basis of the Lindeman's hypothesis. So in today's lecture we will discuss about the Lindeman's hypothesis. So the Lindeman's hypothesis is given by the scientist Lindemann in the year 1922. According to the Lindeman's hypothesis, what will happen? There is a time gap. We have initially the reactant. We all know in the container we have initially the reactant. हमारे पास सिर्फ क्या होते हैं? Reactant होते हैं initially. तो reactant क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे आपस में. इफेक्टिव कोलिजन होने चाहिए. हमने कोलिजन थ्योरी में आपको बताया था. देयर शुड बी द इफेक्टिव कोलिजन. और इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या हो उनके पास? टू रिक्वायरमेंट थी, बेसिक हमने पढ़ा था. One requirement is there must be the threshold energy. They should have the threshold energy. और second, they must have the proper orientation, means head to head collision उनका होना चाहिए. आमने सामने की टक्कर होनी चाहिए. तो वो आपके क्या बन जाएंगे फिर? इफेक्टिव कोलिजन. फॉर द इफेक्टिव कोलिजन द मोलिक्यूल मस्ट हैव द थ्रेशोल्ड एनर्जी और द प्रॉपर ओरिएंटेशन. लेकिन लिंडमान हाइपोथेसिस ने फर्दर क्या कहा कि देयर इज ए टाइम गैप. एक टाइम का गैप होता है. किसके बीच में होता है टाइम गैप? बिटवीन द एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. कि शुरू में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है दे विल एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट. दे विल गेट एक्टिवेट. और एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे? जैसे A+A, देखो ये आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं और ये क्या हो गए बोलो? देखो एक्टिवेट हो गया. हमने स्टार लगा के दिखाया, रेड कलर से शो किया. जो ए मॉलिक्यूल है वो क्या हो चुका है बोलो? इट गेट एक्टिवेट. मींस लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पे? जैसे हमने सिंपल कोलिजन थ्योरी में पढ़ा था कि ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट गेट एक्टिवेटेड एट द सेम टाइम. all the reactant molecules do not get activated at the same time. सारे के सारे reactant molecule एक ही टाइम के ऊपर एक्टिवेट भी नहीं होते. जैसे आपने देखा ए टाइप के molecules है कंटेनर के अंदर, तो काफी molecules होंगे. तो जब आपके उनको रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी मिली तो उसके बाद देखो सम ऑफ द मोलिक्यूल्स गेट एक्टिवेटेड. देखो एक ऊपर हमने स्टार लिखा. सम ऑफ द reacted molecule now remain in the unactivated state. कुछ अभी भी अनएक्टिवेटेड है. तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि सबसे पहले जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं. उसके बाद क्या होगा? और उसके लिए रेट कांस्टेंट बोलो क्या है? K1 इज द रेट कांस्टेंट. मान लीजिए आपके सम मॉलिक्यूल्स गेट एक्टिवेटेड, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस द रेट कांस्टेंट इज K1. उसके बाद क्या होगा? एंड द रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. अब जो ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं अब होगी रिएक्शन और फिर ये कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट के अंदर. तो जब ये एक्टिवेट होने के बाद ये अब रिएक्शन चली, फिर प्रोडक्ट में जो बदलेंगे, नाउ देयर इज ए टाइम गैप. मींस देयर इज ए टाइम गैप बिटवीन द एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड द रिएक्शन बिटवीन द. और देखो रिएक्शन हुई तो रेट कांस्टेंट K3 एंड फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. मींस शुरू में जो आपके पास ये रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट ए डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो गया. मींस देयर इज ए टाइम गैप. सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट हुए बोलो? ये एक्टिवेटेड हुए. देखो ये के ऊपर हमने स्टार लगाया, दैट इज द एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड फाइनली इट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. और फिर ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं. दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द लिंडमान्स हाइपोथेसिस. इस लाइन को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है एग्जाम में. कभी आप इसी मेन लाइन को भूल दे, क्योंकि इसी के ऊपर तो बेस है आपकी लिंडमान्स हाइपोथेसिस. Means according to the Lindeman's hypothesis, there is a time gap between the activation of the reactant molecules, or during the activation of the reactant molecule, the rate constant is K1, and the reaction between the reactant molecules. So means the activated reactant molecule, that is the A star, get converted into the product with the rate constant K3. और during that time, अब कुछ काम क्या क्या होते हैं? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया तो क्या सारे के सारे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए? नो, ऐसा भी नहीं है. ऑल द
देखो मैंने शुरू में आपको क्या बताया कि आपके जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं सारे के सारे एक्टिवेट भी नहीं होते, सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए स्टार में कन्वर्ट नहीं होते, कुछ आपके अनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर भी रहते हैं। देखो जे कुछ तो आपके ए स्टार में कन्वर्ट हो गए, कुछ ए में कन्वर्ट हो गए, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड, जितने एक्टिवेट हुए हैं अब मॉलिक्यूल आपके ए स्टार, वो सारे के सारे अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी नहीं होते। देखो कुछ एक तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, और इनमें से कुछ एक मॉलिक्यूल दोबारा से दे गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द, बोलो क्या, अनएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। वो दोबारा देखो बैक रिएक्शन आपकी चल जाती है। तो मींस ड्यूरिंग दिस टाइम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मे बी डीएक्टिवेटेड, वो डीएक्टिवेटेड भी हो सकते हैं विद द रेट कांस्टेंट K2। देखो जैसे हमने लिखा कि द सम ऑफ द एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मे बी बोलो क्या, डीएक्टिवेटेड, वो डीएक्टिवेटेड हो सकते हैं। देखो मैंने अभी लिखा रेट कांस्टेंट K2 के साथ। और कुछ आपके एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, दे मे अंडरगो द रिएक्शन विद द रेट कांस्टेंट K3 एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया आपका? तो आपने क्या क्या सीखा इसके अंदर अभी तक? ओवरऑल देखो बड़ी बेसिक सी चीज है, यही इसका मेन है। उसके बाद तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही चलेंगी आपकी, इन्हीं बातों को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू द लिंडमान्स हाइपोथेसिस देयर इज ए टाइम गैप बिटवीन द एक्टिवेशन, देखो एक्टिवेट हुए, and the reaction. Now the reaction takes place in between the A star molecules and they get converted into the product. But during that time, the activated reactant molecule, after that time, during that time, the activated reactant molecule may get deactivate with the rate constant K2, or they may undergo the reaction and get converted into the product with the rate constant K3. So these are the main things. इसी के बेसिस के ऊपर अब हम डेरिवेशन डिराइव भी करेंगे. So the rate of the reaction is not directly proportional to all the activated reactant molecule. तो इन्हीं सभी बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है किसके, टू ऑल द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि सभी के सभी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए ही नहीं, सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी एक्टिवेट नहीं हुए, और जितने एक्टिवेट हुए वो सारे के सारे भी आपके किसके अंदर कन्वर्ट नहीं हुए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। तो फिर हम क्या करें, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हु विल रिमेन एक्टिवेटेड, जो सिर्फ एक्टिवेट ही रहे। The rate of reaction is equal to the rate of formation of the product, कि कितने प्रोडक्ट आपके बन गए, and it also equal to the rate of disappearance of the activated reactant molecule, जो आपके A स्टार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है बोलो किसकी इक्वल हुई, द रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड की, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कितने बने, किस रफ्तार से बने, प्लस वो बनेंगे तो तभी ना जब आपके एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिसअपीयर हो जाएंगे, वो कन्वर्ट होंगे। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्टार, व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्टार, जो हमने ए स्टार से रिप्रेजेंट किए थे। फर्दर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये बेसिक डेफिनेशन होती है आपकी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज, बोलो कैसे डिफाइन किया था आपने, द चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ द टाइम इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, उसे आप रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। प्लस साइन किसके साथ लगाते हैं, प्लस साइन आप लगाते हैं अगर प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट करें, और माइनस साइन आप कब लगाते हैं, जब आप रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट किया तो आर इज इक्वल टू माइनस साइन सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन स्टार्ट डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ द टाइम, तो आर इज इक्वल टू माइनस dA बाय dt। इट इज ऑल्सो फर्दर इक्वल टू, बोलो ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू K3। K3 इज द रेट कांस्टेंट बाय विच दे गेट कन्वर्टेड इनटू द, बोलो किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये जो पार्ट है देखो, ये सेकंड पार्ट, देखो आप ऊपर देखिए जो हमने रिएक्शन लिखी थी उसमें, उस सेकंड पार्ट के अंदर जो एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया था, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली डिपेंड अपॉन, देखो ऊपर हमने लिखा था ना, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली डिपेंड अपॉन, एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हु रिमेन एक्टिवेटेड। तो एक्टिवेटेड कौन थे, बोलो यहाँ पे ए स्टार। सो द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, रेट लॉ की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी ना, क्या थी डेफिनेशन, कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट
of the molar concentration of the reactant raised to the power of their coefficient. लेकिन यहाँ पे स्लाइड चेंज क्या है, कौन सी रिएक्टेंटों की प्रोडक्ट which are remain in the activated form, जो एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर हैं, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो R is equal to K3 is the rate constant by which the activated reactant molecule get converted into the product, इसलिए हमने K3 लिखा, और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को हमने रिप्रेजेंट किया था A स्टार से, तो इसलिए हमने A स्टार लिखा। तो R is equal to K3 A स्टार, that is the reaction number 1 अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है तो उसके दौरान क्या होगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन के दौरान जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोलो क्या, एक्टिवेटेड आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द ए स्टार। मींस जिस रफ्तार से ए स्टार मींस एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उसी रफ्तार से आपके जो एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साथ के साथ क्या होते चले जाएंगे, डिसअपीयर होते चले जाएंगे। मींस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन। जब स्टेडी स्टेट कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो उस दौरान ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की होगी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बट डू यू मीन बाय द टर्म स्टेडी स्टेट कंडीशन, या ये ऊपर वाली रिएक्शन कई बार लिख देते हैं और इसमें कह दें कि अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होगा। तो ऑप्शनल जो क्वेश्चन हो उसमें भी लिखा सकता है कि ऑप्शन में आप किसकी पर टिक करेंगे, जहां पे ये लिखा में लिखे द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द ए स्टार। तो यानी हर पॉइंट को आप क्वेश्चन मान के चले। उसके बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार है क्या, आपका बना कैसे था। तो आपने देखो स्टार्ट में देखा था ना, जो हमारी ये रिएक्शन जब हमने लिखी तो उसके दौरान हमने आपको बताया था कि A प्लस ए और विद द रेट कांस्टेंट K1 दे गेट कन्वर्टेड इनटू, बोलो किसमें, A स्टार प्लस में A। कुछ आपके एक्टिवेट हो गए थे, कुछ आपके एक्टिवेट नहीं हुए थे। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है A स्टार की, वो किसके ऊपर डिपेंड किया, वो डिपेंड किया, रेट कांस्टेंट K1 था तो K1 A का स्क्वायर, दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, देखो जो ए स्टार जो डिसअपीयर हुए हैं, क्या उनका पाथ एक ही था डिसअपीयर होने का, नो, उसका पाथ एक नहीं है। तो जो ए स्टार है, जो एक्टिवेटेड आपके रिएक्टेड मॉलिक्यूल है, दे गेट डिसअपीयर थ्रू टू पाथ। फर्स्ट पाथ कि the activated reactant molecule again get deactivated through the rate constant K2, that is the path number 1, and again another path for the deactivation, another path for the disappearance of the A star is the activated reactant molecule get converted into the products with the rate constant K3. So these are the two different ways by which the activated reactant molecule get disappeared. तो वही अब हम लिखेंगे कहां पे, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए स्टार के नीचे, कि ये डिसअपीयर कितने तरीके से हुआ था। तो देखो हमने ये लिखा फर्स्ट वे, दैट इज द इक्वल टू K3 A स्टार। ये कौन सा है, जब आपके एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट विद द रेट कांस्टेंट K3। तो हमने क्या लिख दिया, K3 A स्टार, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ यही डेफिनेशन होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, कि R इज इक्वल टू K, और द आगे हम क्या लिखना होता है, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो हमने वही लिखा, रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट। तो ए स्टार तो एक ही है, तो इसलिए हमने ए स्टार की रेज टू द पावर में चाहे 1 लिखो ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड डिसअपीयरेंस और कैसे हुई, प्लस में देखो K2, प्लस में K2, और आगे हमने क्या लिखा, ए स्टार ए। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसका डिसअपीयरेंस होगा वापस, देखो ये दोबारा से डिसअपीयर होगा थ्रू द रेट कांस्टेंट, बोलो क्या, K2 ए प्लस ए में, तो ए स्टार जो एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दे विल कोलाइड, they will also involve the another unactivated molecule, that is the A, in the reaction, and then they get disappear with the rate constant K2 into the remaining unactivated reactant molecules। वो दोबारा unactivated reactant molecule में इस टाइप से कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस बैकवर्ड रिएक्शन चली, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन चली, बैकवर्ड रिएक्शन से भी आपके एक्टिवेटेड जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे वो आपके डिसअपीयर होते हैं। तो हमने क्या लिखा, प्लस में K2, दैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन K2, और जो इन्वॉल्व हुए वो क्या है, एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड द अनएक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। सो ये हमने स्टेडी स्टेट कंडीशन की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की है।
अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, बड़ी बेसिक चीज आपको दिख रही है इधर राइट हैंड साइड में, देखो ए स्टार, ये ए स्टार दोनों पार्ट में है, तो आप इसको कॉमन निकाल सकते हैं। आप इसको क्या कर लेंगे कॉमन, देखो K1 लेफ्ट हैंड साइड में सच लिखा, दूसरी साइड में हमने ए स्टार को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या रह गया बोलो अंदर, K3, ए के अंदर से देखो सिर्फ K3 यहाँ पे रह गया, और इस पार्ट के अंदर से बोलो कौन कौन रह गया, एक तो K2 और एक ए, क्योंकि ए स्टार हमने कॉमन ले लिया बाहर, ब्रैकेट से बाहर। उसके बाद अब हम क्या करें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें जो एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनकी कंसंट्रेशन हमें डिटरमाइन करनी है, क्योंकि उसी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करके ही तो हम इस कंसंट्रेशन को फिर हम कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यहाँ पे जो R इज इक्वल टू K3 ए स्टार जो हमने लिखा था इक्वेशन नंबर 1, तो वहां पे पुट करने के लिए हमें ए स्टार मींस जो कंसंट्रेशन है एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वो हमें कैलकुलेट करनी थी। तो उस कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन द रिएक्शन मिक्सचर, उसी के लिए हमने अप्लाई क्या की, स्टडी स्टेट कंडीशन। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिंपल आपने रिएक्शन लिखी थी R इज इक्वल टू K3 ए स्टार, तो यहाँ पे आपने जो स्टडी स्टेट कंडीशन क्यों अप्लाई की, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये जो ए स्टार तो देखो यहीं पे रह जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है देखो इतना पार्ट, ये दूसरी साइड में बोलो क्या चला जाएगा, इधर डिवाइडेड में, देखो इसके डिवाइडेड में आ जाएगा यहाँ। तो वही हमने किया, the molar concentration of the activated reactant molecule is equal to K1 A square divided by K3 plus K2A. अब हम क्या करेंगे, now put the value of the A star in the equation number 1, we get, हमें क्या मिला देखो, simply put की R is equal to dx by dt means dA by dt is equal to K3 as such, और remaining portion देखो यही है जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, that is the molar concentration of the activated reactant molecule. Now that is the equation number 2, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई है 2। तो इसे आपको याद भी रखना है कि स्टडी स्टेट कंडीशन जब हमने अप्लाई की उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लिंडमांस हाइपोथेसिस व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन का फार्मूला क्या होगा, सो दैट इज द फार्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लिंडमांस हाइपोथेसिस। अब इसमें हम कुछ कुछ चेंज भी करके दिखाएंगे, कुछ कंडीशन भी अप्लाई करके दिखाएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहां तक आप सभी बच्चों ने अपनी कॉपी के अंदर ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होंगी। अब अपनी इसी कॉपी को आप साथ लेके बैठेंगे और फिर हम जब कंडीशन अप्लाई करें तो साथ के साथ आप मैच करते रहना। हम देखो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। देखो हमने अभी अभी जो फार्मूला लिखा है ये तो हमने दोबारा से आपके लिए लिख दिया है कि R इज इक्वल टू dA by dt इज इक्वल टू K3 K1 A स्क्वायर डिवाइडेड बाय K3 प्लस K2A, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो दैट इज द फार्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लिंडमांस हाइपोथेसिस बाय अप्लाइंग द स्टडी स्टेट कंडीशन। और ये हमें कब मिला, जब हमने स्टडी स्टेट कंडीशन को अप्लाई किया था। इसके बाद अब हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे, कुछ कंडीशंस लगाएंगे और हमारे क्या क्या नए डेरिवेशन निकल के आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये भी प्रूव करेंगे कि अगर हम जब कंडीशन लगा दें तो रिएक्शन आपकी कौन से ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी, सेकंड ऑर्डर की होगी, कौन सा ऑर्डर होगा रिएक्शन का अंडर द फॉलोइंग गिवन कंडीशंस, फॉलोइंग अप्लाइड कंडीशंस, जो हम कंडीशन अब अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो अब हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं, बड़े ध्यान से देखना अपनी कॉपी के अंदर, आप इसी फार्मूले के ऊपर जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, इसके ऊपर हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। एग्जाम में ऐसे ये इस पहली कंडीशन को अपने आप में क्वेश्चन मान के चले आप। तो फर्स्ट कंडीशन इज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज वेरी हाई, जो आपके इनिशियली जो हमने कंटेनर के अंदर जो रिएक्टेंट लिए थे जो आपके अनएक्टिवेटेड फॉर्म में थे बिल्कुल स्टार्ट में, उनको हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया था। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ दीज रिएक्टेंट इज वेरी वेरी हाई, हम बहुत ज्यादा रिएक्टेंट शुरू में ले लें, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा रहे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, तो क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो ये हमें बताना है। तो देखो अब हम क्या करें, आपके फार्मूले को ऊपर देखें तो ये जो इतना पोर्शन है देखो ये आपका दैट पोर्शन, इसके अंदर बड़े ध्यान से देखना, अगर हम ये कैपिटल ए की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दे तो ये आपको कहां पे दिख रहा है। देखो ये जो कंडीशन होती है हम तभी अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ये लिखते 20 प्लस एक्स, हम ये लिखते 20 माइनस एक्स, तो उस वक्त ही हम ऐसा कर सकते हैं। ये जो कंडीशन हम एक देखो यहाँ पे x की बजाय मान लीजिए मैं ये लिख दूं 20 प्लस मान लीजिए a,
प्लस हम यहाँ पे लिख दे 20 माइनस ए, और हम ये कंडीशन लगा दें कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज वेरी वेरी हाई, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे नियरली इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा ए, और यहाँ पे नियरली इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस ए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, वैल्यू ऑफ जो ए है, इट इज वेरी वेरी हाई, तो जो दूसरा फैक्टर होगा उसको हम उसके कंपैरिजन में क्या कर देते, बोलो नेग्लेक्ट, इस पोर्शन को हम नेग्लेक्ट कर देते। सिमिलरली यही चीज आप अपने इस फार्मूले के अंदर ढूंढेंगे। तो इफ तो फिर क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे अगर हम इस चीज को अप्लाई करेंगे, मींस ए की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ए आपको यहाँ पे देखो जो प्लस का जो साइन होगा K3 प्लस, डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है K3 प्लस K2A है, यहाँ पे A है, तो A की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो K2A विल बी ग्रेटर देन बोलो क्या K3, देखो इस रिमेनिंग फैक्टर से। तो अब क्या हो जाएगा, तो इसीलिए जो आपका K3 बहुत ही छोटा रह जाएगा और K2A बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो K3 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो वही हमने किया, तो R इज इक्वल टू बोलो क्या K3 K1A स्क्वायर ऊपर है, सच है, नीचे सिर्फ क्या बच गया K2A। ऐसा क्यों? क्योंकि when the A is very very high, then K2A is very very high, so it much more greater than the K3, so we can neglect the K3 as compared to the K2A। तो इसलिए हमने नेग्लेक्ट कर दिया K3 को, तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसके अंदर आपका क्या रह गया, बच गया था सिर्फ K2A, देखो यहाँ पे ये K2A बच गया, देखो इतना पोर्शन, K3 को तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो ऐसा करने के बाद अब हम क्या करें, कौन सी चीज ऐसी है अब मैथमेटिकल वे में जिसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो K2A ऊपर K1A का स्क्वायर है, देखो 1A से 1A, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ एक A बच गया, तो बोलो क्या आ गया, R इज इक्वल टू क्या आ गया K3 K1A, देखो ऊपर सिर्फ A का स्क्वायर नहीं रहा, A 1 पावर से 1 पावर हमने कैंसिल की, डिवाइडेड बाय K2। तो ये जितने भी हैं these all are constant, देखो these K1 K2 K3 these are the constant, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को जब हम रिमूव करें तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, ऊपर सिर्फ A बचा हुआ है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और A रेज टू द पावर सिर्फ अब 1 है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। ये डेफिनेशन थी रेट ऑफ रिएक्शन की अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। और जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट उनको क्या कहते थे, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। पढ़ा था ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, the sum of the coefficient of the reactant which are determined by rate law is called as the order of the reaction। तो ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग ही हमने रिएक्शन लिख रखी है यहाँ पे, और रेट लॉ के अकॉर्डिंग तो सम ऑफ जो कोफिशिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो 1 है, a रेज टू द पावर देखो सिर्फ 1 ही है, so the order of the reaction is 1, so reaction is of first order under that condition। condition क्या थी, if the concentration of A is very very high then the reaction will be of first order। जो रिएक्शन हमारी चली हुई थी, जो लिंडमान्स हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो हमने डेरिवेशन डिराइव किया था, तो वो रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। अब हम अप्लाई करेंगे अपनी कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड क्या होगी हमारी, कि अगर जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है अगर वो बहुत ही कम हो, द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज वेरी वेरी लो, तो अब हम क्या करें, देखो अब रिवर्स हो जाएगा हमारा, ये द वैल्यू ऑफ ए, देखो ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी इसमें जो वैल्यू ऑफ जो ए है, देखो यहाँ पे अगर ये बहुत ही छोटी हो जाए, इसकी वैल्यू बहुत ही कम हो, तो जो K2A है, देखो बोलो कौन, K2A, तो ये जो K2A है ये इसकी पूरे की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, तो फिर अब क्या करें, देखो if the value of K2A is very smaller than less than K3, so under that condition we will neglect K2A as compared to the K3। तो K2A को हम क्या कर देंगे, बोलो देखो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो देखो सिर्फ K3 ही बच गया, तो वही हमने देखो यहाँ पे लिखा है, सिर्फ K3 लिखा, K2A को हमने क्या कर दिया, बोलो नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया इतना। अब नेग्लेक्ट करने के बाद अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप के अंदर, देखो आपके अपने ओवरऑल क्या देखा, देखो K3 से तो चलो K3 कैंसिल हो गया, ऊपर K1 बच गया, दैट इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को रिमूव करें तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आया, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A रेज टू द पावर 2 है यहाँ पे। तो वही हमारी डेफिनेशन भी थी, देखो रेट लॉ की दोबारा जब हम डिफाइन करते थे, बोलो कैसे करते थे, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेट टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन प्रोडक्ट वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे क्योंकि दूसरा कोई रिएक्टेंट है नहीं,
अदरवाइज देखो जब रेट ऑफ रिएक्शन की हम लिखते थे तो कोई ऐसे लिखते थे आर इज इक्वल टू देखो ए, या प्रोपोर्शनलिटी का सॉरी साइन था आर प्रोपोर्शनल टू ए, मान लीजिए सेकंड रिएक्टेंट होता बी, तब हम बोलते थे बीच में देखो ये प्रोडक्ट का साइन है, देखो यहाँ पे कुछ और नहीं तो प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। मान लीजिए कोफिशिएंट हम अल्फा बीटा लिख देते थे, तो यहाँ पे तो एक ही है, तो बातें वही हैं। तो उसके बाद हम डिफाइन जब करते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, तो कैसे करते थे, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, the sum of the coefficient of the reactant according to the rate law। तो ये rate law के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, e raised to the power सिर्फ 2 है यहाँ पे, so the order of reaction will be 2, so the given reaction will be of second order if we apply that condition, that is the concentration of A is very very low। तो हमने दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की, दोनों को आप ध्यान रखें, एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि डिराइव the Lindemann's hypothesis under the condition that the concentration of A is very very low, if the concentration initially taken should be very very low, तो आप Lindemann's hypothesis को derive करें, तो आपको ये दूसरी जो कंडीशन है ये वाली, ये आपको अप्लाई नहीं करनी है उस वक्त, क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया। अगर ये आ जाए derive the Lindemann's hypothesis and also apply the condition that the concentration of the initial concentration of the reactant taken, that is the A, जिसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करती है, is very very high, तो आपको इधर वाला पोर्शन जो सेकंड कंडीशन वाला पोर्शन है ये आपको डिराइव नहीं करना है। देखो आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में क्या होता है कि आपने पूरी लिंडमान्स हाइपोथेसिस आपने लर्न कर ली अच्छे से, आप लेकिन पूछा जाता है कुछ, आप दूसरा जो पोर्शन आपसे पूछा नहीं गया आपने वो भी लिख दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना। अक्सर ये जो एरर्स हैं, ये गलतियां जो हैं आप एग्जाम में करके आते हैं, इसलिए ये बातें आपको बताई जा रही है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। या यही आ जाए सिर्फ कि एक्सप्लेन द लिंडमान्स हाइपोथेसिस फॉर द यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, तो फिर आप कंप्लीट करेंगे, फिर आप कंडीशन 1 भी अप्लाई करेंगे, कंडीशन 2 भी आप अप्लाई करेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को आप जरूर ध्यान रखें। सो दैट इज द लिंडमान्स हाइपोथेसिस जो हमने अप्लाई किया कोलिजन थ्योरी को फॉर द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया था ये लिमिटेशन है आपकी सिंपल कोलिजन थ्योरी की कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द बाइमोलिकुलर रिएक्शन। उस लिमिटेशन को कुछ हद तक दूर करने की कोशिश की थी किसने, लिंडमान्स ने, बाय गिविंग दैट हाइपोथेसिस, बाय गिविंग दैट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जो ये एस्पेक्ट दिया कि जिसमें ये बताया कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एकदम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, उसमें कुछ चेंज करके बताया कि देयर इज अ टाइम गैप during which the reactant get converted into the product के initially the reactant molecule get activated, वो activate होते हैं, after that the activated molecule फिर भी उसके पास 2 path हो जाते हैं, first path के activated molecule may again get deactivated or they may get activated, these activated molecule may get converted into the product। यानी ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी थी इस लिंडमान्स हाइपोथेसिस के अंदर, उसी के बेसिस के ऊपर हमारा ये मैथमेटिकल फिर डेरिवेशन चलता है। सेकंड पॉइंट क्या और था कि आपने इसमें स्टेडी स्टेट कंडीशन अप्लाई करनी ही पड़ती है। स्टेडी स्टेट कंडीशन अप्लाई करने से हमने क्या डिटरमाइन किया था बताएं, हमने स्टेडी स्टेट कंडीशन अप्लाई की तो हमने वहां से डिटरमाइन किया था द कंसंट्रेशन, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, और 1 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है सिर्फ इतना पोर्शन देखो लास्ट वाला कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन if the concentration of A is very very high। मान लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो उस टाइम पे आपको पूरा डेरिवेशन डिराइव नहीं करना, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आप ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लिंडमान्स हाइपोथेसिस द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, ऐसा करके आप ये फार्मूला देखो लिख देंगे, जो इक्वेशन नंबर देखो जो 2 है, डायरेक्ट आप ये फार्मूला लिख देंगे और वो एक रिएक्शन लिख देंगे शुरू में जो हमने लिखा था ना कि A प्लस ए गिव राइज टू A स्टार प्लस ए, फिर एरो का साइन लगा के रेट कांस्टेंट K3, फिर फर्दर डेरिवेशन डिराइव नहीं करेंगे, एक वो रिएक्शन लिख देंगे, रिएक्शन लिख के फिर ये आप ये फार्मूला लिख देंगे कि R इज इक्वल टू K3 K1 A स्क्वायर डिवाइडेड बाय K3 प्लस K2 A, जो इक्वेशन नंबर 2 है ये लिख देंगे। उसके बाद अपनी कंडीशन अप्लाई कर लेना कि द कंसंट्रेशन ऑफ A इज वेरी वेरी हाई, तो सिर्फ इतना पोर्शन आप डिराइव कर देंगे। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो इस टाइप से आपको मैनेज करना आना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही होनी चाहिए। तो इन छोटी छोटी बात को आप जरूर ध्यान रखें एग्जामिनेशन के अंदर। So thank you, that all about the today's lecture. Thank you.